के लिए एक व्यस्त फोन आ गया था और जिस कारण हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ गई थी। तो मैं बता रहा था आपको चंपारण के बारे में, और जो चंपारण सत्याग्रह था, ध्यान रखेंगे ये 1917 में हुआ था और 1917 के पहले इसकी नींव रखी जा चुकी थी, अर्थात 1916 में। यह जगह था आपको लखनऊ। एक ध्यान रखेंगे कि जो लखनऊ था इसमें 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे। क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका के जब वकालत करने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने बहुत सारे मानवता के खिलाफ स्थितियों को देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ था और फिर वो काले गोरे की समस्या को लेकर उतर गए थे और आंदोलन उनका काफी सफल हुआ था। अंततः भारत में वो आ गए थे 9 जनवरी 1915 को, जिसको भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। और जब भारत आ गए तो उन्होंने पहले दौरा किया, ये नहीं कि आते ही वो राजनीति में पदार्पण कर गए, लेकिन विदेशों में उनकी लोकप्रियता को देखकर और सफल आंदोलन को देखकर भारतीय लोगों के मन में भी ये विश्वास था कि हमारे आंदोलन को भी यदि अगर लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से ये सक्सेस होंगे। गांधी जी एक और चीज थे, बड़े पैमाने पर देखिए बहुत लोग आंदोलन लेकर चलता है, उद्योगपतियों का राजनीतिक मौत मर जाता है। सबसे पहले हमें जो दबे कुचले लोग हैं और जो बड़े पैमाने पर दबे हुए लोग हैं उनकी समस्या को लेकर चलना चाहिए। आज राजनीतिक मौत लोग क्यों मर रहा है? जात की राजनीति करके, पात की राजनीति करके, वर्ग की राजनीति करके, भाषा की राजनीति करके टूट जा रहा है लोग। गांधी जी गुजरात से थे और महाराष्ट्र और गुजरात उस समय एक था। वो चाहते तो गुजराती में आंदोलन चलाते या मराठा में आंदोलन चलाते, सामाजिक समस्या को देखकर चलाते, नहीं। उन्होंने कहा कि मानसिक संतुष्टि बाद में, पहले पेट चाहिए। और क्षुधा तृप्त कौन करते हैं? किसान। जब तक क्षुधा तृप्त नहीं होगा हृदय भी स्थिर नहीं रह सकता है, और हृदय को स्थान कौन देता है? मस्तिष्क। तो इस तरीके से सबसे जरूरी था उनके लिए कि क्षुधा को तृप्त किया जाए। लोग खाए बिना मर रहे थे, अन्न उत्पादक जो भगवान थे वो परेशान थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दौरे में ये पाया था कि किसानों की समस्या का समाधान करने से देश की 80% आबादी की समस्या का समाधान होगा, और 80% आबादी अगर समस्या विहीन हो जाएगी तो देश निश्चित रूप से मजबूत होगा और अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उसके शोषण के खिलाफ हो सकते हैं। राजनीति की एक सबसे बड़ी मजबूत कड़ी यही होती है। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत लोग राजनीति की नींव डाल दिया है, दिशा उसकी कहां है वो लोग नहीं जानता है। उनको क्षति खुद होगा। जो जात के आधार पर नेतृत्व कर रहे हैं ना, आने वाला समय बहुत ज्यादा गाली देगा, उनको देखिएगा। क्योंकि सती प्रथा का समर्थन करने वाले आज वे दिखाई नहीं पड़ते हैं, और राजा राम मोहन राय विरोध करके आज भारत के समाज के सुधारक के अग्रदूत हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी दिनों दिन ज्ञान बढ़ रहे हैं और विश्व में एकता बढ़ रही है, विश्व में वैज्ञानिकता बढ़ रही है, विश्व में जो है समाजवाद बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लोग इसलिए बागेश्वर धाम का सपोर्ट किए थे क्योंकि जात पात विहीन शब्द बोलते हैं, वो सनातन के सपोर्ट में बोलते हैं। थोड़ा सा दूसरे धर्म को वो हल्का फुल्का बोलते हैं, लेकिन आपस में ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद को वो नहीं फैलाते, इसलिए वो ज्यादातर बेटर है। अब तो लोग तथाकथित समाज में देखे होंगे कि कई बार अगर छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मणों में भी वर्गीकरण हो जाता है। कहते क्या है कि तुम 3 में के हो, तेरे में हो, तोड़ने वाले ऐसे तोड़ते हैं। हम दुबे हैं तो हम मिश्रा हैं तो हम पांडे हैं। राजपूतों में भी वर्गीकरण होने लगता है। कुछ लोग कहते हैं हम परमार है तो हम राठौड़ हैं, तो हम चौहान हैं, तो हम सिसोदिया हैं, तो पता नहीं क्या क्या। अपने श्रेष्ठता की बात, यानी जाति में भी उपजाति बंटने लगती है। शेड्यूल कास्ट में भी देखिएगा टूटने लगते हैं, ओबीसी में भी टूटने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज एक है, देश एक है, हवा एक है, पानी एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, धरती एक है, उत्पादक एक है, गेहूं एक जैसा है, चावल एक जैसा है, खाते एक जैसे हैं, पीते सब पानी है, रहते एक जैसे हैं, आग का प्रयोग सब एक जैसे करते हैं। अलग कैसे हो गए भैया हम? तो पहले एकताबद्ध करो। महात्मा गांधी इस चीज को समझे थे कि समस्या का प्रहार करो, जात पात का मत करो।
ये पहले बार बिहार के हम मुख्यमंत्री देख रहे हैं जो बिल्कुल ही जात पात के आधार पर टिका हुआ। इसके पहले भी दिशा लेकर ऐसे ही चला गया है और अभी भी दिशा वही चल रही। जातीय जनगणना से बढ़िया है कि जाति के आधार पर तुम कल्याण करने की बात करे। सारे बिहारियों का कर ना दो कल्याण भैया, सारे का कर दो, क्या दिक्कत है तुमको? ये जाति की जनगणना करके क्या दिखाना चाहते हो? विकास करने, सड़क बनेगा तो कौन जात के चलेगा? अच्छी स्कूल में पढ़ाई होगी तो कौन जात के पढ़ेगा? अस्पताल में अच्छी इलाज होगी तो किस जात की इलाज होगी? अगर पुलिस व्यवस्था से सुरक्षा दोगे तो किस जाति को दोगे? अगर यहाँ उद्योग लगाओगे तो कौन जाति का उद्योग लगेगा? ये बताओ थोड़ा हमको। अगर तुम यहाँ पर बड़े पैमाने पर अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दिया, किस जाति के लिए करेगा? अच्छा कृषि के उत्पादन करने की व्यवस्था करेगा, किस जाति के लिए करेगा? अच्छा अगर मान लो सिंचाई का प्रबंध करेगा तो किस जाति के लिए करेगा? ये तो सबके लिए है ना। सड़कें सबके लिए हैं, अस्पताल सबके लिए हैं, विद्यालय सबके लिए हैं, कॉलेज सबके लिए हैं, सुरक्षा सबके लिए है, सिंचाई सबके लिए है, अच्छे न्यूट्रिशन सबके लिए। फिर जात पात कौन सी के होता है? काहे के लिए हो रहा है? ये जानबूझकर बर्बाद करने के लिए होता है। क्योंकि अंकल जी भी दिशा लेकर चले थे जात पात के, तो चाचा जी भी दिशा वही लेके चलेंगे और भतीजा को भी ट्रेनिंग वही दे रहे हैं। बड़े अंकल से लेकर छोटे अंकल तक और भतीजे से लेकर भतीजी के पत्नी तक और बेटा बेटी भी कहीं प्रोडक्ट आ गए वही भी चलेंगे। ये बिहार के नसीब में क्या लिखा है? बाहर के व्यक्ति ही आकर समाधान किया था और वह था महात्मा गांधी। बिहार के लोगों से अगर समस्या की समाधान हो ही रहती तो गांधी को चंपारण में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात का व्यक्ति आता है और वही समाधान करता है, विदेश से पढ़कर आता है। देश का पढ़ा हुआ अगर राजेंद्र प्रसाद ही समाधान कर दिए रहते, राजकुमार शुक्ल ही समाधान कर दिए रहते, जेबी कृपलानी ही समाधान कर दिए रहते, तो गुजरात के व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। विदेशी व्यक्ति को, विदेशों में पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग जानता था कि हम उलझ जाएंगे आपस में, हम जो है फंस जाएंगे आपस में। ब्रजकिशोर प्रसाद जाति के राजपूत होते हैं, महात्मा गांधी जाति के व्यवसायी होते हैं, राजेंद्र प्रसाद जाति के कायस्थ होते हैं, जेबी कृपलानी जाति के ब्राह्मण होते हैं, राजकुमार शुक्ल जाति के ब्राह्मण होते हैं। तो ये 4-5 प्रकार की जातियां एक साथ मिलकर किसके लिए काम कर रही है? किसान के लिए कर रही है। किसानों की कोई जाति नहीं होती और जात पात को भूल रहे हैं। यहां तो डीएनए में ठोक दिया गया है जात पात। मजाल ही नहीं है, स्वयं ब्रह्मा ने तुमको पैदा किया है बिहारी को ना। किसी बिहारी के अंदर से जात पात निकल जाए, ब्रह्मा भी हार जाएगा। तीनों देवता हार जाएंगे बिहार में, ब्रह्मा विष्णु महेश। इतने ठुस ठुस कर जात पात भर दिया गया है कि पीएचडी करने वाला भी देखे हैं जतपतिया बयान देता है, गोल्ड मेडलिस्ट भी जतपतिया बयान देता है और भड़काने का काम करता है। अब बताइए, सेना में जात पात की मांग उठ रही है। इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना लिए हैं। अरे दो ना ऐसे ही, तुम जाते के आधार पर दोगा? जाते के आधार पर तुम्हारा सेना का गठन होना चाहिए। गजब सी बात है। तो कल के हम नया एगो बना रहे हैं आर्मी को, हाथी सेना, घोड़ा सेना, ऊंट सेना, चल यही बनेगा अब। अरे जो अंग्रेजों ने तोड़ दिया, अंग्रेजों ने गुलामी के दौर में जो जतपतिया सेना का नाम दे दिया, उसको कम करो यार। अब फिर उसी की डिमांड करते हो, कहते हो बुराई का है, बुराई का है नहीं है तो अपने बाप के नाम पर रख लो सेना, सबसे बढ़िया रहेगा। हमारा बाप सेना था, हमारा दादा सेना था, हमारा माई सेना, बनाओ ना यही नाम। ये कोई मतलब हुआ? ये राष्ट्रवाद होगा? इसे एकता होगी? राष्ट्र को तोड़ने की बात हो रही है। जो काम शकों ने, कुषाणों ने, पहलवों ने, पार्थियनों ने, विदेशियों ने, हुनों ने, तुर्कों ने, अफगानियों ने, खलजियों ने, तुगलकों ने किया था, मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, पारसियों ने किया था, इसी ढंग से तुम कर रहे हो। तो तुम में और विदेशियों में क्या अंतर है? कहां राष्ट्रभक्ति तुम में है? तुम भी तो वही हो, यानी देश में रहकर, देश का खाकर, देश में जन्म लेकर और राष्ट्रभक्ति के बहाने देश तोड़ने का काम करते हो और कहते हो कि तुम देश के हो। अंतर क्या है?
विदेशी आके गोली मार जाता है तो कहते हैं आतंकवादी है, देश के अगर मार देता है तो क्या कहेंगे उसको, राष्ट्रवादी है। हर गोली मारने वाला आतंकवादी होता है, आतंक फैलाता है। तुम भी जात पात करते हो, विदेशी हो, देश तोड़ने वाले हो, गद्दार हो और देश के समाप्त करने वाले हो, आक्रांता हो। कोई विदेश की भूमि से आकर आक्रमण करता है, तुम देश के अंदर रखकर आक्रमण कर रहे हो। और नजरों से तुम तो गिरना है, दिल से तो गिर ही चुके हो, नजरों से भी गिर रहे हो। कम से कम कितना ऊंचाई हो जाए, एक शब्द भी तुम्हारा अगर राष्ट्रवाद के लिए निकलता है तो ठीक है, अगर राष्ट्रवाद के खिलाफ निकलता है, तुम चाहे जितने बड़े हो, हम लोगों के चरण की धूली हो और कुछ नहीं हो, कितना हो बड़े हो, हम लोग इज्जत नहीं करते हैं तुम्हारे जैसे जटपतिया नेता को, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी के हो, कहीं के रहने वाले हो। देश सर्वोपरि है। परिवार में रहने हो तो परिवार का सोचो, समाज में रहना है तो समाज का, और देश में रहना है तो देश का सोचो। और गांधी जी ने सोचा था। गांधी जी किसानों के समस्या को लेकर चले थे, जातीय जनगणना कराने नहीं चले थे। किसानों की समस्या थी 3 कट्ठियां, 20 कट्ठा में प्रति जो 20 कट्ठा जमीन थी उसमें 3 कट्ठा में जो था अनिवार्यतः नील की खेती करना था। और उस भूमि में करना था जिस भूमि में ज्यादा उत्पादन होते थे, जिस भूमि में ज्यादा उत्पादन होते थे और अन्य भूमि से ज्यादा इसमें श्रम देना था। ये मुफ्त में अंग्रेज जो है 3 कट्ठा का अनाज ले लेते थे टैक्स के रूप में, और नील की खेती करना था। अब जर्मनी जो है नील का जो है आर्टिफिशियल उत्पादन कर लिया। इस नील के लागत से 100वां अंश कम लागत पर कृत्रिम नील मिलने लगा। जर्मनी पूरे विश्व में नील फैला दिया। अब अंग्रेजों को लगा कि लो भैया, अब तो नील की खेती किए हैं, हम कहां बेचेंगे। तो उन्होंने एक नया चालाकी किया कि तामन लेकर चले कि जो भी नील की खेती से मुक्ति चाहते हैं वो एक बार हमें कुछ सोना चांदी दे दे, तामन दे दे, हम नील की खेती नहीं करेंगे। एक कि कुछ लोग तो 3 कट्ठा पर नील की खेती करता था और कुछ एक्स्ट्रा भी 2-3 कट्ठा बो दिया कि इसको अंग्रेजों से बेच देंगे, कुछ नकदी हो जाएगा तो बेटा बेटी के बियाह में सोना चांदी कीन लेंगे। अब ये तो अंग्रेज ले ही नहीं गए नील, क्योंकि विश्व बाजार में मूल्य नहीं था, और ये भी जो खेती किए थे ये भी इनका समाप्त हो गया। तो इस तरीके से नील इनका एकदम कमजोर पड़ गया, गरीब हो गए। अब ये तामल लेकर जो है लगे असुली करने और चीजें। वहां कुछ बुनकर थे, मजदूर थे, उनको ये दादनी देते थे अलग से एडवांस कि ये दादन ले लो और तुम हमारे लिए गंजी बनाना, धोती बनाना, सूत कातना हम ले जाके बेचेंगे विदेशों में। अभी दादन से सबसे बड़ी क्षति थी कि एडवांस अगर 10 रुपया 20 रुपया आपको दे दिए तो आप जब उनका कॉटन आ जाएगा तो उसमें आपको काम करना है, और सारा प्रोडक्शन बना दिए आप। मान लीजिए 100 बैलगाड़ी 200 बैलगाड़ी आपने बना दिया, धोती कुर्ता चादर जो भी है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकालते थे और बहाना कर देते थे ये कमजोरी है। अब तुम मेरा दादन का एडवांस लौटा दो। तो कपड़ा का मूल्य भी लेते थे, जितना कपड़ा का मूल्य था, के अलावा एडवांस भी वापस ले लेते थे, और साथ ही साथ मजदूरी भी नहीं देते थे। अब नतीजा बताओ, मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ है जो मुझे लोग अंग्रेज कहेंगे। एक पेंटर आया और मांगा कि 10,000 रुपया में आपका घर मैं पेंट कर दूंगा। मैंने उससे कहा बाबू तुमसे पेंट नहीं होगा, तुम 12,000 लो। फिर जो तैयार हो गया तो मैंने कहा नहीं, तू 14,000 लो। वह आश्चर्य कर रहा था क्यों बढ़ रहे, हम जान रहे थे कि वह ऐसे ही नया है। हमने कहा बाबू 15,000 से कम नहीं लगेगा। एक सर थे मना कर रहे थे कि सर बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं। हमने नहीं सर, सबसे नहीं होगा, हम जानते हैं। फिर बोले बढ़िया कर देगा तो 3,000 और देंगे, तुमको 18,000 देंगे। उसको कुछ एडवांस दे दिए, करीबन 40,000 का पेंट खरीदवा लिया, ब्रश तरस सारा तनी मनी पेंट किया और 8600 रुपया लेकर भाग गया। अब उसको हम बुला रहे हैं, आओ भैया पेंटवा पूरा कर दो, तुमको और कुछ बेसी पैसा दे देंगे, 10,000 रह गया मेरे यहाँ, और ज्यादा ले लेना, नहीं आ रहा है। अब उसके दृष्टि से देखा जाए तो मैं शोषक हूं कि 15,000 का मैंने ठेका दिया, उसको 8600 रुपया ही दिया। लेकिन मेरे दृष्टि से देखा जाए तो मैं शोषक कैसे नहीं हूं, क्योंकि 20,000 का माल मेरा अभी पड़ा हुआ है पेंट का।
दूसरा, उतना ब्रश और सारे चीज हमारे बेकार पड़े हैं, आधे अधूरा पेंट कर दिया। और 10,000 की बचत हुई, लेकिन 8600 वो ले गया और 20,000 का पेंट बचा हुआ है। 28,000 रुपये मेरा सीधे बर्बाद दिख रहा है। अगर काश पेंट कर देता तो उसको 10,000 की जगह हम भले 2-4 हजार और दे देते, ले ले भैया। तो आज का जमाना कितना बदला है कि शोषक दिख रहा हूं मैं, लेकिन आज मजदूर शोषक है कि पैसा लेकर भाग जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बॉन्ड बनाया हुआ, इतने कम पैसे से क्यों केस लड़े। लेकिन उस समय की बात है कि मजदूर शोषित थे और मालिक शोषण कर लेता था, कामों करा लिया, सामानों ले लिया, मजदूरी भी नहीं लिया, और जुर्माना भी उसके रखा हुआ, घर का गहना गुड़िया ले लिया। मजदूर इससे त्रस्त थे और वैसी स्थिति में उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाई। महात्मा गांधी 144 लगने के बावजूद भी भरावा गांव में वो पहुंचे थे। आपको पता होगा कि वो गुजरात से कोलकाता गए, कोलकाता से पटना उतरे, पटना से वो गंगा नदी पार करके मुजफ्फरपुर गए और जेबी कृपलानी के डेरा पर ठहरे। सटक नामक गाड़ी से, यानी बैलगाड़ी से वो पहुंचे। राजकुमार शुक्ल एक दिन पहले पहुंच चुके थे। पूरा वहां जो है व्यवस्था उन्हें रहने खाने का किए थे। और अंततः गांधी जी को देख सकते हैं आप, यहाँ खड़े हैं। गांधी जी को देखकर ये सारे जनता देखिए, कोई हाथ में लाठी लेकर, कोई कुदाल लेकर, कोई कुछ लेकर, कोई हंसुआ लेकर वगैरह, सारे मजदूर यहाँ पर उपस्थित हैं। और लोग, अंग्रेज समझ रहे थे कि ये जनता क्या करने आई है। बहुत सारे अंग्रेजों को लगा कि सारी जनता आई, अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो निश्चित ही हम लोग जीवित नहीं बचेंगे। हालांकि वो आदेश भी सुनाता है, कहता है महात्मा जी, यानी सॉरी माने मोहनदास, आपने गलती किया है, 144 का उल्लंघन किया है, आप क्षेत्र के दौरे किए हैं, जनता को उग्र किए हैं, जबकि 144 में ऐसा नहीं करना था, आपको हम जेल भेज सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपने लिए आंदोलन नहीं चलाया हूं, मैंने तो इस किसानों के लिए चलाया हूं। आप शोषण करते हैं उसके खिलाफ चलाया है, आपके कानून के ही अंदर रह के अंग्रेज काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका नुकसान कर रहे हैं, इसलिए मैं आंदोलन चलाया हूं। और अगर आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो एक बार बाहर निकल के देख लीजिए जनता क्या करेगी। जब वो बाहर अंग्रेज निकलते हैं तो देखिए ये सीढ़ियों पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये कितनी जनता है और क्या है, छत पर बैठी हुई है, बाउंड्री पर बैठी हुई है। ये सब देखिए, ये तस्वीर भले ही जिस तरीके से बनाई गई हो, नेट पर अवेलेबल है, ये साबित कर रहा है कि 2-3 अंग्रेजों के सामने ये कितने लोग हैं। इनके हाथ में एक बंदूक है, लेकिन इनके हाथ में कितनी लंबी लंबी बंदूकें हैं, लाठियां हैं, समझ सकते हैं। अंग्रेज घबरा जाते हैं और गांधी जी केवल इतना कहते हैं, कुछ भी यहाँ अगर भड़कता है तो दोषी मैं नहीं, दोषी आप लोग होंगे। कितनी पब्लिक नुकसान करेगी आप लोगों की कोई गारंटी नहीं है। अंग्रेज वहाँ जो है डाउन हो जाते हैं, तिनकठिया समाप्त कर दिया जाता है, तावन समाप्त कर दिया जाता है, नीलों के शोषण को बंद कर दिया जाता है, किसानों से जबरन टैक्सेशन को रोक दिया जाता है। और इस प्रकार एक नील कमेटी का गठन होता है जिनके विचार आते हैं। तो यहाँ स्पष्टतः कहना है कि महात्मा गांधी ने उन किसानों को लेकर चला था इस आंदोलन को, और यह किसान आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। भारत में पहला ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह सफल रहा, पूरे देश के किसानों के हितों के लिए, वह था चंपारण सत्याग्रह। और इस तरीके से यहीं से हमारी आज़ादी की जबरदस्त चेतना प्रारंभ होती है, जबरदस्त युद्ध प्रारंभ होता है। और हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ से निकलकर चले जाते हैं खेरा में, जहां पर आंदोलन होते हैं। ये सब हम करेंगे ऑफलाइन में अभी के अभी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।